हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। तो फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं सेशन 12, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पूछे गए सीजीएल में क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग टोटल 11 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें सीजीएल प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उसमें जाकर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम लोग को सीजीएल में मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मैथ का अगर लेवल देखा जाए तो लेवल मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहता है, ना हाई रहता है ना ज्यादा लो रहता है। तो चलिए, और साथ साथ हम लोग इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नमन है जो 8% के वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कुछ रुपए उधार ले रहा है। ठीक, कितना रुपए उधार ले रहा है? दिया हुआ है ये 3,48,020 रुपए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में जब एक साल पूरता है तो क्या करता है, वह उधार ली गई मूल राशि, जो मूल राशि उधार लिया है उसका कुछ रुपए रिटर्न कर देता है। कितना? 15,090 रुपए चुका देता है। क्लियर है? तो उसके नमन को दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब जब दूसरा वर्ष आता है तो उसके अंत में लंबित बकाया राशि, जिसमें पहला वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, चुका देता है। मतलब जितना पैसा है, जितना बचा हुआ पैसा है, सारा पैसा क्या कर रहा है, दूसरा वर्ष के अंत में क्या कर दे रहा है, चुका दे रहा है। तो बताना है यही कि दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना रुपए उससे देना पड़ेगा, वही हम लोग को बताना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहले साल का ब्याज कितना उत्पन्न होगा वो निकाल लेते हैं। तो पहले साल का अगर ब्याज का बात करते हैं तो उसको I1 मान लेते हैं, और ब्याज हमको पता है कि इसी का क्या करने वाले हैं, इसी का 8% ब्याज लगेगा। तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करना होगा। 8 गुना 16, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौका 32, 32 6 38 के 8 हाथ में 3, 8 के 24 3 27, और यहाँ पे नीचे में 10 है, मतलब यहाँ पे दशमलव आएगा। तो ये पहला साल का ब्याज हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब जो ब्याज लगेगा दूसरा साल, ऑब्वियस है कुछ पैसा इसमें से क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। और साधारण ब्याज हमेशा मूल राशि पर ही लगता है। जितना पैसा मेरे पास बकाया रहता है, जितना पैसा हम लिए रहते हैं, उसी राशि पर ब्याज लगता है, न कि हम लोग ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज किस पर लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब इस पर सेकेंड ईयर जो लगेगा वो इस पर नहीं लगेगा। अब इसमें से कुछ पैसा वो रिटर्न कर दे रहा है, तो किस पर लगेगा? तो अब जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, इतना में से 020 यही है ना, इसमें से 15,920 990 15,090 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यही जो पैसा होगा इस पर ब्याज लगेगा, इसलिए कितना रुपये ये रिटर्न कर दे रहा है। तो 0 में 0 जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 0 है तो 9 ही रह जाएगा। 7 यहाँ पर हासिल लिए होंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3, यही रुपए है। अब इस पर हम लोग को फिर से ब्याज लगने वाला है दूसरा वर्ष में, तो वो ब्याज कितना लगेगा निकाल लेते हैं। इसका फिर से 8% हमको ब्याज लगेगा। 8 बटे 100, 0 से 0 कट गया, जल्दी से इसको भी गुना कर लेते हैं। 8 के 24, 2 8 9 72, 2 72 2 74 के 4 हाथ में 7, 8 गुना के 16, 16 7, 16 7 23 के 3 हाथ में कितना, 2 8 के 24, 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 8 के 24 और 2 26, यही आ रहा है। यहाँ पे नीचे 10 है तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। मतलब ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज, तो हम कौन कौन सा राशि को देना पड़ेगा उसको, ये वाला ब्याज है बाकी है, ये वाला ब्याज बाकी है, और जो मूल राशि ये इतना दे चुके हैं तो इतना रुपए और उसको चुकाना है। यही तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। पहले क्या करते हैं, दशमलव वाला को जोड़ देते हैं। तो 6 में 10 4 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 1 5 5 1 हासिल है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे है 3 3 3 और 4 4 3 7 6 और 8, तो 14 के 4 हाथ में 8 और 6 13 13 है, 13 1 14 के 4 हाथ में 1 2 2 4 1 5, यही आया।
और इसमें आप क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जल्दी से जोड़ ले। तो अगर 0 में 6 जुड़ेगा, 6 रह जाएगा, और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 7, 7 3 10, यहाँ पर 0 6 आ रहा है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में मैच कर ले। 0 6 इसी में दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जहां पे लगे कि कैलकुलेशन हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब यहाँ से हम बता सकते हैं आंसर, उसके आगे पूरा कैलकुलेशन कभी भी करने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसा मिलता है, मतलब 2-4 ही क्वेश्चन। हम बोल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4-5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है कि x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है और z का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे x स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए आप इसके बाद हम बताएंगे कहाँ कहाँ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है स्टेप को, अभी हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, और कहाँ कहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब एक काम पहले ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमको पता है x का स्क्वायर करना है, जैसे हमें जब ये तीनों गुना में है और तीनों का स्क्वायर होगा तो अब जैसे p का स्क्वायर होगा, नीचे में p है तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे ही y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी q का स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, नीचे में q का स्क्वायर, q स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जेड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आर है तो आर का स्क्वायर होगा, आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहले ही क्या करते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को हटा देते हैं और सिर्फ इसका बचा हुआ चीज को स्क्वायर करके लिखते हैं। तो एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, किसका, सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, प्लस वाई का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस है तो माइनस यहाँ पर देंगे, जेड का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर सिर्फ होगा, टेन स्क्वायर ए, पता चल गया, बाकी सब कट जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, मतलब ये दोनों इसमें क्या है, कॉमन है, ये दोनों को हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, हमारा बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस में टेन स्क्वायर ए। अब तो ये सभी को पता ही होगा, जो ये वाला मान होता है कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा, और 1 में इतना से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर बच जाएगा टेन स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टेप आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट ये स्टेप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये लिखते ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ सेक स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 हो जाएगा, तो सिर्फ सेक स्क्वायर बचेगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। बस यही एक लाइन लिखने की जरूरत है आपको एग्जाम में, अगर लिखना चाहते हैं, अगर उतना भी कोई दिमाग लगा लेते तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब इस लाइन को लिखकर हम लोग आंसर बताएंगे तो मात्र 20 से 25 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इससे कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपल यहाँ पर क्या, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर। क्लियर है। हम पता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, वहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, 2xy आएगा, और प्लस में 2xy और माइनस में 2xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर भी बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहां पर भी बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर 2 बार आएगा और 2 बार जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2y स्क्वायर, और 2 कॉमन करेंगे तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक बार बना के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, 2x2। उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है फॉर्मूला। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये तो इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 बार दिख रहा था 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर 2 बार दिख रहा था 2y स्क्वायर, और 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, पहले ही आंसर बता दिया हम लोग। इस प्रकार जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है 2024। तो जितना भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है ना, सारे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना मैथ का, ये रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड होता है, और रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप मतलब ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बोला जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी के कुछ दूरी पर एक चोर देखा गया। पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, और चोर भी उसके साथ साथ क्या करने लगा। तो अब ऐसा कि पुलिस अगर देखे चोर को तो उसके पीछे भागेगा, तो चोर भी क्या लगता है, भागने लगता है। सेम चीज यहाँ पर दिया हुआ है, पुलिसकर्मी और चोर दोनों के गति क्रॉस है, दोनों का चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। एक का 12 किलोमीटर पर आवर है और एक का 10 किलोमीटर पर आवर। अभी से चोर का स्पीड कम होगा और पुलिस का ज्यादा होगा, तभी जाकर उसको क्या कर पाएगा, पकड़ पाएगा। अब अगर दोनों को दोनों एक ही दिशा में भागेगा ऑब्वियस है, तो अब लिखा जा रहा है पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना मिनट लग जा रहा है, 30 मिनट का समय लग जा रहा है। तो उसके लिए बीच की प्रारंभिक दूरी, मतलब प्रारंभिक मतलब तो शुरुआत में वो दोनों कितना इनिशियल डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच का, ये बताना। देखिए अगर ये पुलिस है और ये क्या है, चोर है, ठीक हाँ ठीक लिख देते हैं, ठीक है, ये पुलिस है ये चोर है। अब यही इनिशियल डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, यही क्या होता है, इनिशियल डिस्टेंस होता है। और रिलेटिव स्पीड में ना, जब भी रिलेटिव स्पीड हम लोग यूज करते हैं तो हमेशा जो दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस होता है, इनिशियल दूरी होता है, जो प्रारंभिक दूरी होता है, उसी को लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, जो प्रारंभिक दूरी होता है दोनों के बीच का, उसी को हम लोग दूरी कंसिडर करते हैं। अब फार्मूला तो सभी को पता है ना, फार्मूला होता क्या है, फार्मूला सभी को पता है, जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही होता है। ये तो फार्मूला सब कोई पढ़ते आ रहा है कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड यूज करने वाले हैं। जब रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे तो बेसिकली ये दोनों को दोनों एक ही दिशा में भागेगा। अब दोनों को दोनों जब एक ही दिशा में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब एक ही दिशा में जाता है तो एक में से दूसरा क्या होता है, घटता है। जब अपोजिट दिशा में जाता है तो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है, आप खुद ये यूम कर सकते हैं, जब आप जिसके साथ अगर जाते हैं तो लगता है क्या है कि उसका चाल क्या है, कम है, लेकिन कोई किसी को क्रॉस करते हैं, जब इसको एक इधर से आ रहा है, जब क्रॉस करते तो लगता है कि बहुत फास्ट आ रहा है, मतलब उस टाइम लगता है कि क्या है, स्पीड उसका बढ़ गया है। तो इसी कारण से स्पीड जो होता है, दोनों का जो स्पीड होता है, तो अगर सेम दिशा में रहता है तो घटता है, और अपोजिट दिशा में रहता है तो क्या होता है, जुड़ता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 12 है, एक 10 है, तो अब से अधिक वाला में से कम घटेगा। स्पीड का बात करेंगे तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डिस्टेंस हमको निकालना है, तो इसको हम मान लिए है x, कि प्रारंभिक दूरी, यहाँ पर जब रिलेटिव यूज करते हैं तो हमेशा प्रारंभिक दूरी लेते हैं दोनों के बीच का। क्लियर है। समय का बात करेंगे तो 30 मिनट दिया हुआ है, और 30 मिनट को हमको किसमें बदलना पड़ेगा, आवर में बदलना पड़ेगा, इसलिए जो स्पीड दिया हुआ है ना, वो किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ, पर आवर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करना रहता है, ठीक है ना, मिनट को आवर में चेंज करना तो 60 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब ये इधर पूरा भाग में जाएगा तो गुना में x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा 2, और ये हो जाएगा 30/60 हो जाएगा। 30 से ये 2 मरतबे कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो बचा कितना, 1। और यहाँ ध्यान रखना, एक जो आया ये किलोमीटर में आया है, किलोमीटर में है ना यहाँ पे, तो एक जो आया वो किलोमीटर में आया है। तो यहाँ से अगर मीटर में चेंज करते हैं और बेशक कि ये कितना मीटर होगा, 1000 मीटर होगा। 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सोचिएगा कि एग्जाम में हम इतना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। एग्जाम में तो भाई देखते ही आंसर दे सकते हैं, अगर पेन नहीं भी उठाए तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस को करते हैं तब।
बार बार ये चीजें हम इसलिए बोलते हैं कि हमको खुद एहसास है कि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस टाइम ऐसा फील होता है कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मैथ पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आते हुए क्वेश्चन को भी बनाइए और ट्राई कीजिए कि कम से कम समय में क्या हो बने। ये तभी जाके ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर सिंपल हमको दिखा कि रिलेटिव स्पीड लगाना है, तो आपको पता है 12 में से 10 घटेगा 2 बचेगा, स्पीड कितना हो गया 2 हो गया। दोनों के बीच की दूरी नहीं दिया है, उसको x मान लो। समय दिया है 30 मिनट, मतलब इसको आवर में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा। क्लियर है? तो स्पीड है 2 और समय है कितना, समय और स्पीड, स्पीड और समय को गुना करने से ही क्या मतलब टाइम को इधर भेजेंगे तो स्पीड और समय को गुना करने से ही क्या मिलता है, दूरी मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। तो अब ऐसा है कि हम क्या करते हैं, सिंपल 2 में 1/2 से क्या कर देते, गुना कर देते हैं और 1 आता, और 1 का मतलब 1 किलोमीटर, और हमको मीटर में आंसर बताना था तो कितना 1000 मीटर हो जाता। सिंपल चीज था। तो आपको बिना यहाँ पे पेन का यूज किए आंसर बता सकते थे। तो इस प्रकार से आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक वृत्त का बोला, एक वृत्त का चाप के त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, केंद्र में 45 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्य खंड का परिमाप बोला है, जो पूरा त्रिज्य खंड का आर्क, एक आर्क लेंथ होता है, ठीक है। एक क्या होता है, आर्क लेंथ होता है, जो लंबाई होता है आर्क का उसका लंबाई पूछता है। लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर बोल दिया है। आप पेरीमीटर बोलेगा ना, मतलब चारों तरफ का जो घेराव होता है, चारों तरफ का जो घेराव होता है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर हम एक बनाते हैं, एक वृत्ताकार चाप बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, एक वृत्ताकार चाप बनाते हैं। वृत्ताकार चाप इसी को बोलेंगे जिसके बीच का एंगल जो होगा, जिसका बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। क्लियर है? अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये 45 डिग्री है और इसका यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 है। जब भी परिमाप का बात करते हैं तो परिमाप का मतलब होता है ये चारों तरफ के लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, परिमाप करते हैं। ये जो 14 पता है, ये 14 पता है, ये जो वाला होता है ये इसको आर्क लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। और आर्क लेंथ या त्रिज्य खंड की लंबाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड की लंबाई कहते हैं, ये आर्क लेंथ कहते हैं। मान लो कि इसको एल से दिखा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है ये वाला आर्क लेंथ की लंबाई निकालने में। अगर ये निकल जाता तो यही तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब सबका मान रख देते हैं। थीटा का मान यहाँ पे ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला आर्क लेंथ का, त्रिज्य खंड की लंबाई का। अब यहाँ पे थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, तो 45 बटे 360 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान है 14। ये 7 से ये कटेगा 2 मरतबे, ये 45 से कटेगा 8 मरतबे, यहाँ से 2 गुना का 4, इसमें से 2 निकाल लो तो ये कटेगा 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ 11 बचेगा, तो ये आ गया 11, ये आ गया 11 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पर ये 11 14 14 14 में 28 28 में 11 जो 28 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 39 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होके सिर्फ त्रिज्य खंड का लंबाई नहीं निकालना, यहाँ पे मजा तो तब आता जब ऑप्शन में 11 भी दिया रहता तब। अगर ऑप्शन में 11 दिया रहता तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चे 20% 30% बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होते जो कि 11 आंसर टिक करके आते। कंफर्म है ये चीज, ठीक। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब भी टेबल ऑफ कंटेंट वाला क्वेश्चन है, ये बार बार हम इस चीज से समझा रहे हैं कि जब भी टेबल ऑफ कंटेंट वाला क्वेश्चन है, ट्राई करना है कि ऊपर का इंफॉर्मेशन हमको नहीं पढ़ना पड़े। यदि यदि हमको नीचे का इंफॉर्मेशन से समझ में नहीं आ रहा है तब ऊपर का इंफॉर्मेशन पढ़ना है। और जब इस प्रकार का आप क्वेश्चन खूब बनाइएगा ना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि हमको ऊपर का इंफॉर्मेशन कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे एक बार, पहला, 2 बार, 3 क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं, उनको सारे इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत पड़ता है और बिना वो पढ़े नहीं बता सकते। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि क्वेश्चन थक गया है थोड़ा सा, इधर उधर होगा भी नहीं, एडिटर होगा नहीं, सब करते हैं। चलिए
हिंदी में ही देख लेते हैं, हम यहाँ पर समझा देंगे इंग्लिश में। बोला जा रहा है बैंक ए, जो बैंक ए है कि अधिकारी स्वर्ग कर्मचारी की संख्या बैंक सी के अधिकारी स्वर्ग कर्मचारियों की संख्या के अनुपात की गणना करना है। ये संवर्ग कर्मचारी बोल रहा है, तो संवर्ग कर्मचारी ऑफिसर को बोला जा रहा है, ठीक है। किसको बोला जा रहा है? ऑफिसर का। मतलब बैंक ए का जो अभी ऑफिसर की संख्या है, बैंक सी के ऑफिसर की संख्या के साथ क्या करना है? अनुपात निकालना है। बैंक ए के ऑफिसर की जो संख्या है बैंक सी के ऑफिसर की संख्या के साथ क्या करना है? अब ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं किसका? बैंक ए का, तो बैंक ए का ऑफिसरों की संख्या ये दिख रहा है अलग अलग वर्षों में, यही बोल दिया है कि ये पूरा वर्ष में बताना है, ठीक है। ये पूरा वर्ष में जितना दिया है। अगर बैंक सी का ऑफिसरों की संख्या कहते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा। इसी दोनों का क्या करना है? हमको अनुपात बताना है। क्लियर है? तो बस सिंपल क्या करना है? इसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है, जोड़ के क्या करना है? अनुपात निकाल लेना, कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब जोड़ने में आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पाते हैं ये भी आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा जोड़ने का एक तरीका अपना बढ़ाते हैं, अगर वो तरीका को अपनाते हैं तो बहुत जल्दी जोड़ेंगे। इसको मान लेते हैं 350, इसको मान लेते हैं 250। तो 250 350 कितना हो जाएगा? 250 600, 600 जितना छोड़े होंगे याद रखना है, 600 और 400, 10 100 और यहाँ 300 जोड़े, 10 100 300 कितना? 1300, और यहाँ पे 10 छोड़े थे, यहाँ पे 10 छोड़े थे, तो 1300 में 10 कितना? 20 जोड़ देना है, तो कितना आ गया? 1320 है। अब सोच के बताइए कि ये जोड़ने में समय लगा क्या? नहीं लगा। अब ये कहाँ से आइडिया है? तो ऑब्वियस है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप जब जोड़े तो जोड़ने में आप दिखेगा कि 300 के करीब है, 250 के करीब है, तो उसको 250 मान के चलना है, और जितना छोड़ रहे उसको बाद में क्या कर देना? ऐड कर देना है। या जितना एक्स्ट्रा ले रहे उसको बाद में क्या कर देना? माइनस कर देना है। बहुत आसानी से आप जोड़ सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनाते हैं। ध्यान रखना कितना छोड़ रहे कितना ले रहे, बस इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर 30 एक्स्ट्रा है, 30 एक्स्ट्रा है ना, तो 20 20 को इसको दे दे और 10 को इसको दे दे। समझ में आया हम क्या बोले? यहाँ पर 30 एक्स्ट्रा है तो 20 इसको दे दे, 10 इसको दे दे, तो ये हो गया 400, ये हो गया 350, ये हो गया 200, और इसको अभी 200 मान के चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 400 और 350, तो 400 पहले 350 वाला को छोड़ते, 400 और 200, तो 400 200 600 और 200 800, 800 और 350, 800 350 कितना हो जाएगा? 1150 हो जाएगा। और 1150 में ये 5 छोड़े है, तो 1150 में 5 जोड़ देंगे तो 1155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1155 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है फास्ट जोड़ने का। अब हमको दिख नहीं रहा है किससे कटने वाला है, तो इतना दिख रहा है कि 5 से ये कटेगा, इतना कम से कम दिख ही रहा है कि 5 से ये कटेगा, तो 5 से कटेंगे, 5 दूना का 10, 3 बचेगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 5 से काटेंगे, 5 दूना का 10, 1, 5 3 15, 5 6 2। अब देखा जाए तो 231 है, ऊपर में 264 है, नीचे में 231 है, ऊपर में 264 है, और कोई संख्या से कट रहा है क्या? 3 से नीचे, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देते हैं, 8 3 के 24, 2 बचेगा, 8 3 के 24, इसको भी 3 से काटते हैं तो 7 3 21, 7 3 21। अब 11 से दिख रहा है, 11 से 8 मरते, 11 से 7 मरते, तो क्या गया? 8:7। आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जहां पे किस प्रकार से आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं वो चीजें आपको यूज करना है, मेथड का यूज करना है। हम यहाँ पर जैसे जोड़ने का आइडिया बताए वो चीजें का आपको समझना पड़ेगा और अलग अलग क्वेश्चनों में उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके आप कम समय में। आपको लगता होगा कि डायरेक्ट भी जोड़ेंगे तो ज्यादा समय नहीं रहेगा, आप अगर 20 सेकंड 30 सेकंड भी अधिक समय लगाते हैं ना, तो वहां पे आपका कैलकुलेशन मान लीजिए कि आपका फास्ट नहीं हो रहा है। और सीजीएल ऐसा एग्जाम है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना ही चाहिए। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे, सीजीएल का दे रहे, रेलवे का, अब ये मत सोचिएगा कि अगर ये हम रेलवे वाले बच्चे हैं तो नहीं देख सकते। हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए इसमें क्या है कि ये सब क्वेश्चन एक दूसरे से क्या होता है? रिलेटेड होता है, और एक क्वेश्चन दूसरे में पूछ लिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, तो ऐसा देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी बोला है कि m अगर इवन संख्या है, m अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये जो है 8 की पावर m-1 जो है किससे डिविजिबल होगा? m इवन बोला है तो इवन भाग शुरू होता है 2 से। तो अगर सबसे पहला हम m का मान ही रख देते हैं 2, उसके बाद और चेक करेंगे तो पहले 2 ही रख देते हैं, 2 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 के पावर 2 64 हो जाएगा, -1 घटेगा 63। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 63 जो है यहाँ पे ये किससे 63 से ही डिवाइड होगा, मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है। 63 आया, m का मान 2 रखने पर 63 जो होगा 63 से ही भाग लगेगा। बोला है किससे भाग लग जाएगा? 63 से भाग लग जा रहा है m का मान इवन रखने पर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसमें कुछ करना था। देखने से लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ m का इवन नंबर रखना था। इवन नंबर रखकर चेक कर लेना था कि ये चारों में से किससे डिविजिबल है। क्लियर है? चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास के वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट हम बताए हुए हैं। सबसे पहले बोला है कि 2 समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण का हल जो है यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय हल है, एक हल है। 2 समीकरण क्या दिया हुआ है? 2 समीकरण मेरे पास है, एक है 4x + 6y = 7 है और दूसरा जो है 6x + k + 4y - 21 = 0। जब भी अद्वितीय हल कहता है तो उसका कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 को। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। ये a1 a2 क्या होता है? तो जो x के आगे गुणांक होता है ना, जो x के आगे गुणांक होता है ये होता है a1, ये होता है a2। जो y के आगे गुणांक होता है ये होता है b1, ये होता है b2। क्लियर है? बस यहीं से उठा के इसमें मान रख देना है। ध्यान रखना ये बराबर नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 को। जब यहाँ पे मान रखेंगे a1 का मान है 4, a2 का मान है 6, नॉट इक्वल टू b1 का मान है 6, इसका मान है k प्लस, ये कटेगा 2 से 3 से, तिरिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 में 2k + 4 से गुना होगा 2k आएगा, प्लस 4 गुना के 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 3 18 हो जाएगा। हमको k का मान निकालना है, 8 को उधर लेके जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और 18 में से 8 घटेगा कितना? 10 बचेगा, और ये 2 इधर जाएगा भाग में, तो k का मान यहाँ नॉट इक्वल टू होता है, k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि k नॉट इक्वल टू क्या है? 5 है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किए? मिस्टेक किए है। वो खुद पता नहीं चला है कि इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो जाएगा जैसे ऑप्शन दिया हुआ। अब यहाँ पर गलती क्या की है? मेरा आंसर क्या है यार? बोला है k का किस मान के लिए, तो मेरा आंसर है k का मान 5 को छोड़कर सभी हो सकता है। यहाँ पर बोला है कि 5 को छोड़कर सही हो सकता है, तो यह सही हो गया। 5 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो k बराबर 7 भी तो हो सकता है। 5 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो k का मान क्या हो सकता है? 7 भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर ये भी हो सकता है, इसलिए k का मान क्या पॉसिबल होगा? 7 भी सही है, 7 भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मल्टीपल आंसर है, लेकिन हम लोग इस हिसाब से आंसर दिया गया है, इसी को मान के चलेंगे k नॉट इक्वल टू क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नए साल के दौरान एक दुकानदार ने ऑफर रख दिया। क्या ऑफर रखा? कि 5 अगर स्वेटर खरीदते हैं तो 2 स्वेटर क्या होगा? फ्री होगा। ये चीज लिखा हुआ है, बाय 5 स्वेटर गेट 2 फ्री, ऐसा ऑफर रहता है। तो ऑफर का मतलब वो होता है कि वो डिस्काउंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? जो उस पर प्राइस है, उस प्राइस पर वो क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर रहा है। तो ऑफर के हिसाब से हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो छूट दे रहा है हमको, तो छूट का प्रतिशत कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझने वाले। इस बात को आगे से आपको इस प्रकार क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो स्वेटर खरीदने वाला कितना खरीदेगा? 7 खरीदेगा। तो टोटल स्वेटर की संख्या कितना है? 7। तो नीचे में क्या रख देना है? 7। उसको कितना फ्री में मिल रहा है? 2 ही का छूट मिल रहा है ना।
तो 7 पर कितना 2 मिल रहा है डिस्काउंट, इसीलिए ऊपर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, बस हो गया आंसर। कुछ करना था, हम क्या बोले कि जितना उसको स्वेटर मिल रहा है कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, 5 2 7, तो 7 को नीचे में रख दिए, उसको 7 में कितने का छूट मिला है 2 का, तो 2 ऊपर में रख दिए, गुना 100 कर दिया प्रतिशत निकालने के लिए, हो गया। ये क्या हो जाएगा 200 बटे, कटेगा तो नहीं 200 बटे 7, इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे, 7 गुना का 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 4 ऊपर में आ जाएगा, 28 पूर्णांक 4 बटे 7। ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में खाली लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको निकालने में 1 सेकेंड, मतलब बोल सकते हैं 1 मिनट के अंदर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ज्यादा ज्यादा आपको 30 सेकेंड 20 सेकेंड लगेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आर्थिक, अभी ये भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सीरियल में पूछा जा रहा है। ठीक, दिया है कि 8वीं कक्षा में जिसमें 30 छात्र है, टोटल 30 छात्र, 8वीं कक्षा का गणित की एक परीक्षा होता है, गणित का एग्जाम होता है, जिसमें 10 जो स्टूडेंट है उसका औसत एवरेज जो है 90 अंक है, और 10 जितना बच गया उसका औसत कितना है 75 है। अब देखो, हम अगर 10 स्टूडेंट का टोटल नंबर निकालना चाहते हैं, औसत दिया जाता है, तो उसके स्टूडेंट की संख्या से क्या करते हैं उसका नंबर को गुना कर देते हैं एवरेज वाला को, ये टोटल नंबर निकल के आता है किसका, टोटल नंबर निकल कर है 10 स्टूडेंट का, बचा कितना 20, इसलिए टोटल 30 है। अब 20 स्टूडेंट का जो औसत है वो 75 है, तो 20 में 75 से गुना कर देंगे तो ये 20 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा। यही दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल स्टूडेंट का मार्क्स हो जाएगा। क्लियर है, टोटल मार्क्स निकालने का उसको एवरेज में उसको क्या करते हैं संख्या से गुना कर देते हैं, ये टोटल मार्क्स निकल के आ गया 30 स्टूडेंट का। अब 30 स्टूडेंट का एक साथ एवरेज निकालना है, इसको क्या करेंगे जो संख्या होता है उससे भाग कर देंगे, 30 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। इसका तरीका क्या होता है बनाने का कि इसको गुना भाग करके भाग करे बहुत टाइम लगेगा। इसका तरीका ये है कि ये जो प्लस में दिया हुआ है ये दोनों को अलग अलग लिख के पहले जो कटने वाला है काट ले, जल्दी हो जाएगा। 0 0 कटेगा 3, तो क्या है 30 आ गया, और ये 0 0 कटेगा ये 25 से कट जाएगा, 25 गुना के 50, और 50 में 30 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 80। तो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी कुछ ज्यादा समय लेने वाला नहीं था क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन आसान होता है, हम पहले ही बता दिए हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, ज्यादा थोड़ा परेशान करता है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये मान दिया है निकालने के लिए, किसका क्या मान होगा। सबसे पहला चीज ये होना चाहिए आपके पास कि हमको पता है कि 72 डिग्री का हमको मान पता होता है ना 27 डिग्री का मान पता होता है। जब ऐसा मान देना तो पहले 2 काम करना है, 2 अलग अलग एंगल दिया हुआ है, तो पहले 2 काम करना है। आप दोनों एंगल को पहले जोड़ के देख ले कितना आ रहा है, या घटा कर देख ले। अगर 72 में 27 जोड़ते हैं तो 99 आएगा, और 99 का भी मान हम लोग को नहीं पता है, तो अब घटा कर देखते हैं। 72 में से 27 घटाते हैं तब 12 में से 7 जाएगा 5, और 6 में से 2 जाएगा 45। घटाने से 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री का मान हमको पता होता है। जब घटाने से आ रहा है और tan का फलन दिख रहा है, इसका tan का फलन दिख रहा है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये शायद त्रिकोणमिति पढ़ाए सब इसमें हम डिस्कस किए। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब a का मान रखेंगे सर 72 और b का मान रखेंगे 27, तो क्या हो जाएगा 72 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। क्लियर है। अभी हमको पता है 72 में 27 का कितना है 45 है, tan 45 का मान कितना होता है 1, ये हो गया बेचारा कितना 1। अब यहाँ से क्या होगा, अगर ज्यादा फास्ट बनाना चाहते तो अगला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हमको पता चल गया कि ये 1 होगा, ये इधर भाग में जाएगा तो गुना में इधर नहीं रह जाएगा, 1 से गुना होगा। तो स्टेप को बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। अब जिसका मान निकालना है देख लेते हैं। tan 72 27 उधर है, खाली इसको क्या करना है, इधर ये प्लस में है
तो उसको उधर क्या करेंगे, माइनस में लेकर चल जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। सिंपल दिख रहा है ना, ये इधर है, यही वाला चाहिए, तो ये वाला इधर भी है प्लस में, उधर जाएगा तो ये माइनस में, तो सेम चीज आ जाएगा इधर। राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 बच जाएगा, और 1 ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन देखने से लगता है, डरा देता है कि हम लोग पता ही नहीं है 27 डिग्री 72 डिग्री तो करे तो क्या करें। यहाँ पे दो तरीका अपनाना, जब दो अलग अलग एंगल दिया रहता है, या तो जोड़ किया घटा के पहले क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कितना आ रहा है। कोई ऐसा मान जरूर आएगा जिसका हम लोग को पता होना चाहिए, इस पर एंगल का मान, उस एंगल पर हम लोग को कोई भी रेशियो का मान पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी फेमस क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता ही होगा कि अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना है, 6.8 है, बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना है, 5.11। तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना रहता है, तो सबसे पहले ये बीच वाला का अनुपात, किसका, ये बी वाला का अनुपात हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बी वाला का अनुपात बराबर करने के लिए ये दोनों बराबर करेंगे, कितना से गुना करेंगे, इसमें और इसमें, तो बराबर हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, सिंपल, ये दोनों का एलसीएम से गुना करें, किससे, दोनों का एलसीएम से। तो 8 और 5 का कोई एलसीएम पूछेगा तो कितना है, 8 और 5 का अगर एलसीएम तो पूछेगा तो 40 होगा, 40 ही होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 40 लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 40 लाने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें हम 5 से अगर गुना करते हैं तो 5 छः कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो गया। ऐसे अब ऑप्शन तो पता ही चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर यहाँ पे गुना करते हैं 8 से, तो 8 पे 40 और यहाँ 8 से गुना का 88। अब सेम हो गया, तब ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए का मान है 30, बी का मान है 40 और सी का मान कितना हो गया, 88। अब इसमें कटने वाला काट देते हैं, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इसमें से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 44। और कटेगा क्या, और नहीं कटेगा। आपको ऑप्शन में भी अब दिख गया होगा कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मेन मकसद यही होता है, जब भी दो का अलग अलग अनुपात दिया हुआ है, तीनों का एक साथ अनुपात लिखना है, जो बीच में होगा उसका मान दोनों में क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। जो बीच में होता है उसका मान दोनों में क्या करना रहेगा, बराबर करना रहेगा। और जब दोनों में बराबर करना रहेगा तो ये दोनों का एलसीएम पहले निकाल लो, और जितना एलसीएम आएगा वही सोचना है कि उस एलसीएम लाने के लिए कितना, इसमें वो लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब बीच वाला सेम हो जाएगा तो यहाँ पर ए और बी सी का मान पता चल जाएगा। ये पहला वाला ए का मान, दूसरा वाला बी पर सेम हो गया, तो ये बी का मान, ये सी का मान। लेकिन यहाँ पर बी समान नहीं था, तब से बी का मान क्या कंफ्यूजन हो जाता, इसीलिए क्या किया जाता है, बी का मान समान बना लिया जाता है दोनों में, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का सेशन। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। और जो भी स्टडी करने वाले, तैयारी करने वाले हैं, उनके पास वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।